नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अभय दवे जी से मैंने जानना चाहा कि बंगाल में हो क्या रहा है। चुनाव हो गए, सरकार बन गई, लेकिन गलियों पे ऐसा अराजकता का नाच चल रहा है। कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है और गवर्नर साहब गायब हैं। सरकार मौन है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। बंगाल में ऐसी अराजकता, ऐसी खूनी सड़कों होने के बावजूद गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रहा। क्या ममता बनर्जी की जान को खतरा है? अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम राजनीति के मुद्दों पर बात करी। ये पूछा कि तमिलनाडु के गवर्नर किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और हमारे विश्व गुरु कहां खो गए हैं। बहुत रोचक बातचीत है। सीधा लेके चलता हूं अभय दुबे जी को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। 4 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। बंगाल में चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सरकार भंग हो गई। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से एक आवाज आ रही है कि अब बंगाल का क्या होगा। जिस तरह से सड़कों पर गुंडे आ गए हैं, वो हैरान कर देने वाली तस्वीर है। कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोली चल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई, पता नहीं वो हत्या किसने की। लोग कह रहे हैं ममता को फंसाने की प्लानिंग भी हो रही है। लगी नहीं रहा कि बंगाल कोई राज है, अराजकता का तांडव चल रहा है। जी। गवर्नर सो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा और सरकार को मतलब नहीं है। बंगाल को एक जलती हुई आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया है। और वो बीजेपी के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के लोगों की क्या इतनी हिम्मत बचेगी, सरकार बदल गई तब गुंडागर्दी करें। जिस तरह महिलाओं को सड़क चलते अपमानित किया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। हमने एक इंडिगो की फ्लाइट का सीन देखा कि खड़े होकर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नारे लगाइए आप, लेकिन उस फ्लाइट में बाकी धार्मिक लोग भी, धर्म के लोग भी काम सफर करते हैं। और क्या फ्लाइट अब नारे लगाने का काम बच गया है कि आप हवाई जहाज में इकट्ठे होकर नारे लगाना शुरू कर दें। देश में एक अजीब तरह का माहौल है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट भी किया है कि जिस फ्लाइट में वो जा रही थी वहां पे ये नारेबाजी हुई। और सही बात है, अगर मैं और आप सफर कर रहे हैं और इस तरह के फ्लाइट में नारे लगने लगेंगे तो कितना शर्मनाक बात है। अभय जी, हो क्या रहा है बंगाल में, आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा ने मूर्खता का एक साम्राज्य स्थापित किया है। जब कुछ लोग खड़े होकर फ्लाइट में नारे लगाने लगते हैं, ट्रेनों में लोग अल्पसंख्यकों को ढूंढ ढूंढ के उनको पीटने लगते हैं, या सड़कों पे लोग किसी व्यक्ति को पकड़ के पटक देते हैं और पूछते हैं तू बांग्लादेशी ऐसा लग रहा है, और उसके मुंह पे अपने सेल फोन से चोटें करते हैं तरह तरह की। ये लोग कौन हैं? ये भारतीय समाज का 1 या 2% या उससे भी छोटा एक तबका है, जो कि विचारधारात्मक रूप से अंधा है, बहुत आक्रामक है, और उसको पता है कि जब वो इस तरह की बेहुदा और हिंसक गतिविधियां करेगा तो पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस को बता दिया गया है कि इस प्रकार की हरकतें करने वाले को कभी गिरफ्तार न किया जाए, उससे कोई पूछताछ न की जाए। आपने टीवी में सीन देखा होगा कि एक व्यक्ति जो दाढ़ी रखे हुए था उसको लोगों ने उठा के पटक दिया नैनीताल में या मसूरी में या किसी किसी उत्तराखंड की किसी जगह पर, और उससे बार बार उसके मुंह पे अपने सेल फोन को एसएस करके वो मार रहा है और कह रहा है तू बांग्लादेशी है, तू बांग्लादेशी है। ये सीन आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से ये सीन। और ये जो फ्लाइट में नारेबाजी जो हो रही है, ये तमाम जो नारेबाजियां हैं, ये इस बात की सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक, हिंसक, बौखलाए हुए और भारत की जो विविधता है और विविधता में जो एकता है और भारत की बहुलता है, उससे नफरत करने वाले लोगों का एक बहुत लंबा जमावड़ा पैदा किया है। ये लोग सब जगह मौजूद हैं। खास तौर से ये दक्षिण भारत में नहीं मिलेंगे आपको, खास तौर से उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में इस प्रकार के लोग मौजूद हैं, और ये हर जगह इस तरह की गंध फैलाते हैं और ये मानते हैं कि इससे उनको बहुत ज्यादा उन्हें शान प्राप्त हो रही है, या वो कोई खास तरह की ताकत प्राप्त कर रहे हैं, खास तरीके से उनका सशक्तिकरण हो रहा है। इस प्रकार की फर्जी फीलिंग जो है उनके मन में होती है और उनका काम इसी तरीके से चलता है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावी मुहिम चल रही थी तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से पश्चिम बंगाल में करीबन 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए। तर्क ये था कि चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है, जिसका जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस को ठहराया गया, उस हिंसा को रोकने के लिए ये किया गया है। और फिर जो गोदी मीडिया पर इस प्रकार के गीत गाए गए, गाने गाए गए कि कितनी कम हिंसा हुई है इस बार, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर इतने बड़े पैमाने पर तैनात थे। और उसी वक्त अमित शाह ने
एक भाषण देते हुए कहा था कि चुनाव की परिणाम आने के बाद भी 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक, ये केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे। कि जैसे ही नतीजा आया वैसे ही सारे केंद्रीय सुरक्षा बल वहां से हटा लिए गए, केवल 50,000 रह गए। और जो 50,000 रह गए, इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर हिंसा करने के लिए उतारू योजनाबद्ध तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के गिरोह हैं, उन गिरोहों को मौका देने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटा लिया गया और फिर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा होनी शुरू हुई। नियोजित हिंसा थी, पहले से तयशुदा हिंसा थी। आज का इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा होगा। आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिलीप घोष का एक इंटरव्यू छपा है। दिलीप घोष कौन है? दिलीप घोष पिछले चुनाव में, यानी 2021 में जब चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष थे। इस वक्त भी वो बंगाल के भाजपा के शीर्ष नेताओं में, 2-3 शीर्ष नेताओं में से एक है। अगर शुभेंदु अधिकारी की बात किसी का नाम है तो वो दिलीप घोष का नाम है। ये दिलीप घोष पिछली बार तो अपना चुनाव हार गए थे, या शायद लड़े ही नहीं होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस बार ये खड़गपुर सदर से चुनाव जीत गए हैं। और जब ये चुनाव जीते तो ये जेवीसी के ऊपर बैठ के उन्होंने अपना जुलूस निकाला। दिलीप घोष बुजुर्ग आदमी है, वो 60, 62, 63 साल उनकी उम्र है। वो जेवीसी पे बैठे हुए, यानी बुलडोजर में बैठे हुए, और वो बैठ के जो है वो अपना जश्न, जीत का जश्न मना रहे हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे पूछा कि भाई आप बंगाल में किस प्रकार का शासन लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, और बंगाल के लिहाज से सबका हिसाब। यानी हम पूरा हिसाब चुकता करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि टीएमसी ने हमारे कई दफ्तरों में कब्जा कर लिया था, हम लोग सब दफ्तर दोबारा छीन रहे हैं उससे। इन्होंने उनका साफ कहना था कि वो टीएमसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक संग्राम में उलझे हुए हैं, और सारी जो हिंसा हो रही है वो योजनाबद्ध तरीके से हिंसा की जा रही है। तो ये चल रहा है बंगाल में, और ये उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन लोगों का दावा ये था कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए हैं, इसलिए तैनात किए हैं कि चुनाव के दौरान हिंसा न हो। और ये केंद्रीय सुरक्षा बल अगले 60 दिन तक और तैनात रहने वाले थे, ताकि पोस्ट पोल चुनाव के बाद की हिंसा न हो। तो इतने हिंसा पे गवर्नर, अभय जी, गवर्नर को नहीं दिख रहा, सरकार को नहीं दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा, हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा कि ये हो क्या रहा है। सड़कों पर जंगल नाच हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। सब जगह मुक्त होकर बैठ गए हैं, शांत होकर बैठ गए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दौर है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, उन सारे संस्थानों के ऊपर कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की योजना के मुताबिक अगर कुछ हो रहा है तो सब लोग सुविधापूर्वक अपनी आंख बंद कर लेते हैं, या अगर उनसे कहा जाता है आंखें खोलिए और देखिए, तो फिर उसका जम के वो लोग समर्थन करते हैं, कहते हैं ठीक है, ठीक ही हो रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने का एक नियोजित अभियान चल रहा है, और ये मेरा मानना है कि 1 हफ्ते तक और चलेगा। ये 1 हफ्ते तक इसी तरह चलेगा। 1 हफ्ते बाद क्या होगा? तो सरकार अभी इनकी बन जाएगी। 1 हफ्ते बाद जब तृणमूल कांग्रेस के सब लोगों को वो फिट कर देंगे, और डर के मारे तृणमूल कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में चले आएंगे, या बहुत से लोग बंगाल छोड़ के चले जाएंगे, या बहुत से लोग क्षमा मांग लेंगे, भाजपा के सामने झुक जाएंगे आकर, उसके बाद ये चीज बंद हो जाएगी। क्या ममता बनर्जी की जान को भी खतरा है? अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा है? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पे हमला वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने पे हालात थोड़े बिगड़ सकते हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी, ये वो नहीं करेंगे। लेकिन वो ममता बनर्जी के संगठन का आकार कम करने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आकार बढ़ाने के लिए इस नियोजित हिंसक अभियान को चालू रखेंगे, तब तक जब तक कि उन्होंने जो अपनी लिस्ट बनाई है, अपनी हिट लिस्ट जो बनाई है, वो हिट लिस्ट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाए, यानी उस हिट लिस्ट में हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी किस्म का आक्रमण ना हो जाए, तब तक ये लगातार जारी रहेगा। अखिलेश यादव पहुंचे थे। इसके इतिहास में
इसका एक इतिहास भी है और उसमें सभी लोग शामिल हैं, उसमें सीपीएम भी शामिल है उस इतिहास में, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। इस बार बारी भारतीय जनता पार्टी की है, बस ये फर्क है। अखिलेश यादव पहुंचे थे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ देने के लिए और कहा उन्होंने कि बंगाल में चुनाव छीना गया है, हराई नहीं गई है ममता दीदी। अखिलेश यादव को इस तरह बंगाल में जाने का राजनीतिक मतलब क्या है, राजनीतिक अर्थ क्या है? देखिए, इसका राजनीतिक मतलब मेरी निगाह में सीधा है। देश की जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दल सत्ता से बाहर हो गए हैं। टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है, बीजू जनता दल सत्ता से बाहर हो गया है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता से बाहर हो गई है, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता से बाहर हो गई है, केवल तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में है और उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां सोचने पर मजबूर हैं कि राहुल गांधी जो कहते थे वो ठीक था। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने उसमें सबूत पेश किए कि वोट चोरी हो रही है इस देश में। उस वक्त किसी भी क्षेत्रीय पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया, मुंह जबानी कुछ बात कही, लेकिन कभी भी सक्रिय होकर राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़े। आज ये सारी पार्टी, ये सब पार्टियों सब कहते, ये तो सोचते थे ये लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर हो चुकी है, पंजाब में उसकी हालत खस्ता है, पंजाब में वो कभी भी सत्ता से बाहर जा सकती है। भाजपा पूरी जुगाड़ में है पंजाब में सत्ता छीन लेने के लिए उनको। हालांकि भाजपा के विधानसभा में केवल 2 ही विधायक हैं, लेकिन भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। तो ये स्थिति बताती है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के मुखापेक्षी हो गए हैं। अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही अब विपक्ष भाजपा विरोधी राजनीति का केंद्र बनेगी। कांग्रेस ही वो एंकर पार्टी बनेगी जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई राष्ट्रीय विकल्प तैयार किया जा सकता है। और ये क्षेत्रीय दल अपनी पराजय के कारण कांग्रेस के पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए। उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। अच्छा अभय जी, अगर मान लीजिए क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खतरा होता है, खत्म होते हैं, जेपी नड्डा ने तो बिहार में बहुत पहले कह दिया था कि हम चाहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं और पूरे देश में मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा का हो, तो फायदा किसको होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? ये इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस किस तरह से गठजोड़ बनाती है। भाजपा ने पहले से ही गठजोड़ बना रखा है। भाजपा ने 90 के दशक से आज तक कभी भी ऐसा समय नहीं गुजरा जब भाजपा गठजोड़ में ना हो। भाजपा हमेशा ही गठजोड़ में रही है। सबसे बड़ा गठजोड़ तो उन्हीं का रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। हाँ, तो अब कांग्रेस की बारी है कि वो एक बड़ा गठजोड़ बनाए, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियों को लगता था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, वहां पर वो शक्तिशाली हैं और वो भाजपा के इस प्रचार में भी आ गई थी कि भाजपा कांग्रेस हार जाती है, क्षेत्रीय पार्टियां जीत जाती हैं। अब चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां हार गई एक एक करके, पहले बीजू जनता दल हार गई, अब डीएमके हार गई, टीएमसी हार गई, टीआरएस हार गई। 4 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हार गई जो लंबे अरसे से सत्ता में जमी हुई थी। बीजू जनता दल कितने दिनों से जमी हुई थी, डीएमके कितनी जमी हुई थी, टीएमसी 15 साल से जमी हुई थी, टीआरएस 2 चुनाव जीत चुकी थी। अब ये सब पार्टियां सत्ता से बाहर हैं। अब ये मजबूरी उनकी समझ में आ गया है सत्ता से किस तरह से बाहर हुई हैं ये। आज जब ममता बनर्जी कह रही है कि उनकी 100 सीटें चुराई गई, तो पहले तो राहुल गांधी कहते थे कि वोट चोरी हो रही है, तो ममता बनर्जी तो कुछ बोलती नहीं थी उसके जवाब में। आज ममता बनर्जी भी वही बात कह रही है और राहुल की समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी अब उनके साथ आने को तैयार हैं, यहां तक कि उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज ममता बनर्जी को राहुल गांधी की जरूरत है, आज डीएमके को राहुल गांधी की जरूरत है, आज टीआरएस को राहुल गांधी की जरूरत है, आज बीजेडी को राहुल गांधी की जरूरत है। अच्छा, राहुल गांधी ने मैं मानता हूं इस घटनाक्रम से हुआ यह है कि इस वक्त राहुल गांधी विपक्ष के सर्वोच्च नेता बन गए हैं और कांग्रेस गैर भाजपा गठजोड़ राजनीति का एंकर बन गई है। ये एक नया परिवर्तन हुआ है। ये जरूरी भी है और मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने अपनी सर्वमान
उपयोगिता साबित भी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरह निकले हैं, मैं कहूँगा कि ये बहुमत से दूर पहुंचे, उसमें एक भारत जोड़ो यात्रा भी एक बड़ा कारण बना है। दूसरा, जी एक बीजेपी परिवारवाद का बहुत आरोप लगाती रहती है, परिवारवाद। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, एक तरफ से परिवारवाद की वो झलक मिली। वो नीतीश कुमार को देख के तो मैं हैरान था कि नीतीश कुमार जिंदगी भर जिन आदर्शों की बात करते रहे, आखिर में गंगा जी नहाने चल दिए। आखिर में उन्होंने सब कुछ, नियम कायदे, सारे भरोसे वादे सब खत्म कर दिए। एक बेटा, मैं बेटे की शारीरिक क्षमता पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वीडियो वायरल हुआ था, किस तरह हिलते हिलाते थे, लोग कह रहे थे नशे में हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे, मैं उस पर ही नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसमें परिवारवाद, बेटा भी बाप भी, ये क्या किसी को दिखाई नहीं देता कि परिवारवाद है कहाँ असल में? क्या लालू पे जो आरोप लगाते थे अब वो नीतीश पे आरोप नहीं लगेंगे? देखिए, परिवारवाद का मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने हारने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डिस्कोर्स की बात है, ये नैरेटिव की बात है। परिवारवाद का मसला डिस्कोर्स और नैरेटिव की चीज है। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। कोई भी व्यक्ति लालू यादव को वोट इसलिए देने या न देने का फैसला नहीं करता क्योंकि लालू यादव अपने परिवार को केंद्र में रखते हैं राजनीति में। मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना या वोट देने का विरोध इसलिए नहीं होता क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये केवल डिस्कोर्स और नैरेटिव की बात है। परिवारवाद का प्रश्न या परिवारवाद का सवाल जो है वो चुनाव का फैसला तय नहीं करता। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और सब लोग इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा करके विपक्ष के नेताओं को थोड़ा सा अपराध बोध में धकेल देती है। इसलिए वो कहते हैं, अच्छा देखिए आपने नीतीश कुमार के बेटे को बना दिया, देखिए आपने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बना दिया। इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस परिवारवाद के प्रश्न पे कोई जवाब ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद के सवाल पे कोई कुछ भी एक वोट इधर से उधर नहीं पड़ता। केवल माहौल बनाया जाता है कि ये पार्टी परिवारवादी है ना, कि उन पे भ्रष्टाचार करती है, परिवारवादी है। बेकार की बात है। कोई परिवारवाद के आधार पे आप कहीं भी कोई भी सर्वे उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, आप परिवारवाद के बारे में सवाल पूछ लीजिए, लोग परिवारवाद के सवाल को मानते ही नहीं कि कोई राजनीतिक प्रश्न है। इधर बंगाल में चल रहा है, उधर असली मजेदार चीज तमिलनाडु में चल रही है। गवर्नर साहब सरकार बनाने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में येदियुरप्पा का बहुमत नहीं था, वो तो बीजेपी की तरफ से फोन आ गया। हाँ, तो बीजेपी की तरफ से फोन आ गया कि भाई सबूत ले लो पूरे बहुमत के, तब बुलाओ। तो कर्नाटक में नियम लागू क्यों नहीं था? कर्नाटक में येदियुरप्पा को दिला दी गई थी शपथ। अरे भाई, जो बम्बई केस है, बम्बई केस है, उसके बाद सुप्रीम फ्लोर पे तय होगा। हाँ, सारा कुछ फ्लोर पे तय होगा, गवर्नर हाउस में नहीं तय होगा। ये गवर्नर का काम नहीं है तय करना कि आपको बहुमत प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। सबसे बड़ी पार्टी बुलाना चाहिए। सबसे बड़े गवर्नर को चाहिए कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दे और तुरंत एक निकटतम तारीख तय करे कि इस तारीख को आप अपना बहुमत साबित करें। अगर बहुमत नहीं साबित कर पाएगा तो खेल खत्म। कायदे से होना ये चाहिए था, ईमानदारी से, कि विजय को शपथ ग्रहण दी जानी, सुपरस्टार विजय को शपथ दिलाई जानी चाहिए थी। वो कहना चाहिए था कि आप इस तारीख को अपना बहुमत साबित करें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। ये नहीं किया राज्यपाल ने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस समर्थित सरकार ना बने, कांग्रेस को सरकार में जाने का मौका ना मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब तिकड़म कर रही है। लेकिन विजय को सरकार बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा बहुमत उसे मिला है इस वक्त, वैसे भी बड़ा हीरो है, अब तो जनता का वैसे भी चुनावी हीरो भी बन चुका है। सही बात है, चुनावी हीरो भी बन गया। जितनी देर उसको की जा रही है सरकार बनाने में, उतनी विजय की लोकप्रियता और बढ़ रही है। उसके गुस्सा आ रहा है लोगों को, जनता में उन्माद आ रहा है, लोगों में क्षोभ पैदा हो रहा है। हमारे सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो तमिलनाडु की राजनीति में इससे नुकसान ही हो रहा है। आखिर हमारे विश्व गुरु जी चाहते क्या हैं? देश में कहीं डेमोक्रेसी बचे या सब जगह हर जगह खत्म होता है? विश्व गुरु को लोकतंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, न कभी थी न आज है।
केवल मोर को को दाना केवल अपनी सत्ता में दिलचस्पी है और वो अपनी सत्ता का पूरा उपभोग कर रहे हैं। सत्ता की ऐसी भूख कभी किसी पार्टी में नहीं देखी जो डेमोक्रेसी को ही ताक पर आपको याद है ना, आपको याद है ना कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद में 2-3 साल बाद जब एक पॉडकास्ट हुआ तो उनसे पूछा गया कि अब तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कि मैं अलग धातु का बना हुआ हूं, अभी मैं और दावेदारियां पेश करूंगा अपनी। अब क्या बचा है? पूरा जीवन ही, विश्वगुरु का तो पूरा जीवन ही सत्ता को ओढ़ने बिछाने, सत्ता को खाने, सत्ता को पीने का ही जीवन है। अच्छा, अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई परिवार पास है नहीं पास में, उनके पास वही आ सकता है जो वो चाहते हैं कि उनके पास आए। पता नहीं किन किन को चाहते हैं, कौन कौन उनके पास आता है, मुझे नहीं पता। इतनी उम्र हो गई लोकतंत्र की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इतिहास जब लिखा जाएगा, भारत के लोकतंत्र का जिक्र होगा तो किन शब्दों में लिखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कोर्ट, चुनाव आयोग। संजय जी, इन सब बातों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ये गिनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इतने साल प्रधानमंत्री रहे, हम इससे ज्यादा रहेंगे। इंदिरा गांधी इतने साल प्रधानमंत्री रही, हम इससे ज्यादा रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इतनी विदेश यात्राएं की थी, हम इनसे ज्यादा करेंगे। उनका नाम गिनीज बुक में लिखा हुआ है, हम भी अपना नाम लिखाएंगे। ये तो बिल्कुल ये इस तरह के लोग हैं। ये आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग काफी सोफिस्टिकेटेड थे, काफी नफीस किस्म के थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें मर्यादाओं का ख्याल था। वो लोग कुछ कम बोलते थे, अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद नहीं करते थे। जब उनकी तारीफ होती थी तो वो शर्मा जाते थे। यहाँ तो तारीफ हो जाती है तो कूदने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं और इनकी तारीफ करें तो और जोर जोर से कूदने लगते हैं। ये तो इस प्रकार के लोग हैं ना। सही भी है, जिनके दोस्त ट्रंप हों, जो ट्रंप को अपना सबसे आइडियल दोस्त मानते हो, तो उनके लिए क्या ही कहा जाए। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सबसे घटिया राष्ट्रपति है। पूरा अमेरिका शर्म करता है कि उसने इस आदमी को चुना, एक बार नहीं 2-2 बार चुना। ये इतिहास की ऐसी विडंबना है, अमेरिकी लोकतंत्र की ऐसी विडंबना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति चुना। सही बात है। लेकिन धन है लोकतंत्र के लोग, भारत के लोग स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, शांत रहते हैं और फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन फिर भी वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, इसी पे खुश रहते हैं। धन है मेरा भारत मान। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी और पूरी विस्तार से चर्चा की। आप भी मानेंगे कि ये दौर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक दौर है। इस तरह कभी लोकतंत्र के लिए हत्या की नहीं गई। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझा दिया गया और फिर राजनीति उसी के सहारे चलती चली गई। क्या सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है इस देश में? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो मेरी कैसी मदद कर सकते हैं, तो मेरे बराबर में लेफ्ट में आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये मेरे सारे चैनल्स हैं। संभव हो तो इन चैनलों को सब्सक्राइब करिए और खास तौर से जो आजकल मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, जस्ट संजय, जिससे मैं अपने मन की बात कहता हूं, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इतना साथ तो आप भी मेरा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप
फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.